हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि द्रव्य मुख्यतः तीन अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस में रह सकता है और साथ ही दो विशेष प्रकार की अवस्थाएं भी पाई जाती है जिसे हम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट और प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। आज हम द्रव्य की रासायनिक प्रकृति के बारे में, उसकी केमिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो द्रव्य, जिसे हम इस प्रकार से पदार्थ कह सकते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम अणु कहते हैं, और अणुओं को अगर हम और ज्यादा विभाजित करें तो वो परमाणुओं में बदल जाते हैं। तो ये लास्ट डिस्कशन में हमने इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स देख लिए थे। अब उस वीडियो को एक बार देख करके फिर इस वीडियो पर आए तो आप द्रव्य के टॉपिक से अपने आप को ठीक से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम द्रव्य की रासायनिक अवस्थाएं या केमिकल जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। रासायनिक अवस्थाओं का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब उनकी संरचना में जो उनकी इस प्रकार से आणविक या परमाणुिक संरचना होगी वो ही अलग अलग प्रकार की होगी। यहाँ पर अवस्था में चेंज नहीं होगा, यहाँ पर संरचना में ही परिवर्तन होगा। तो द्रव्य को रासायनिक प्रकृति के आधार पर, केमिकल नेचर के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले अगर आप बात करें कि द्रव्य जो है इस प्रकार से दो प्रकार का हो सकता है। एक जैसे हम शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि मान लीजिए एक कोई आपके पास में द्रव्य है, तो इस द्रव्य के जो सारे अणु हैं वो एक जैसे हैं। एक जैसे अणुओं का मतलब है कि हो सकता है ये एक जैसे अणु जो है वो या तो इस तरह से समांगी अणु हो, या हो सकता है ये सभी अणु विषमांगी अणु। इसके बारे में हमने लास्ट पॉइंट में या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि या तो ये समांगी अणु हो, मान लीजिए ये सारे के सारे H2O के अणु, या हो सकता है ये सब के सब जो है वो H2O जल के अणु हो। तो ये जो इस प्रकार से द्रव्य है जिसपे सारे अणु एक जैसे हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें अलग अलग अणु हैं, जैसे मान लीजिए कि जल के अणुओं के साथ साथ चीनी या इसी तरह से नमक के अणु भी मिले हुए हैं, तो ये जो पदार्थ है ये मिश्रण कहलाएगा, जिसमें दोनों पदार्थ अलग या दोनों एक दो से अधिक प्रकार के अणु हो वो इस प्रकार से मिश्रण, और जिसमें सारे अणु एक ही प्रकार के हों वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब इसे हम आगे अगर और डिवाइड करें तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार से हो सकता है। अगर ये सारे जो परमाणु, सारे जो अणु हैं वो एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बने हों तो इसे हम तत्व कहेंगे, और अगर ये सारे अणु अलग अलग परमाणुओं के निश्चित अवस्था में संयोजन से बनते हैं तो इसे हम यौगिक या कंपाउंड कहेंगे। तो तत्व या यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, और इसी तरह से मिक्सचर। अब मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, मिश्रण भी दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। तो द्रव्य को रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर आप इस तरह से दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, और साथ ही शुद्ध पदार्थ को फिर से तत्व और यौगिक में बांटा जा सकता है, और मिश्रण जो है वो समांगी और विषमांगी प्रकार का होता है। उसके बाद अगर आप बात करें कि ये जो तत्व हैं और यौगिक हैं, तत्व का मतलब है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणुओं से बना द्रव्य, या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से, ये बेसिकली कहना चाहिए दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं की निश्चित संयोजन से बने जो अणु हैं उनसे बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इनको भी हम आगे कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम तत्वों की बात करें तो तत्व जो है उस प्रकार से तीन प्रकार के और यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर आप तत्वों में बात करें तो तत्वों में जैसे एक प्रकार हो जाएगा धातु यानी मेटल, दूसरा हो जाएगा अधातु यानी नॉन मेटल, और तीसरा हो जाएगा उपधातु या मेटलॉइड। यानी धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इनमें सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, ये समान परमाणुओं से बना हुआ द्रव्य है। इसी प्रकार से यौगिक, ऐसे यौगिक जो कि इस प्रकार से जीवों से प्राप्त होते हैं या जिनमें इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। इसके अलावा अन्य जितने भी यौगिक हैं जो कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं वो सब अकार्बनिक कहलाएंगे। तो कार्बन की यौगिक निर्माण करने की क्षमता इतनी अधिक है कि हमने इस प्रकार से, या आप कहें कि केमिस्ट्री में कार्बन के यौगिकों को अलग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत देखा जाता है, और बाकी सभी तत्वों के जो या सभी परमाणुओं के जो यौगिक हैं उन्हें अकार्बनिक तत्वों की, अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे हम वन बाय वन करके पॉइंट्स देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब एक ही प्रकार के कणों से, एक ही प्रकार के कणों का मतलब यहां अणुओं से है, अणु एक ही प्रकार के अणुओं से।
जैसे अगर मान लीजिए कि एक कंटेनर है और उसमें इस प्रकार से कोई गैस भरी है, हो सकता है ये हाइड्रोजन गैस हो, तो हाइड्रोजन गैस के अंतर्गत ये सभी पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बने होंगे। हालांकि ये परमाणु तत्व है लेकिन फिर भी शुद्ध है क्योंकि सभी अणु एक जैसे हैं। दूसरा इस प्रकार से मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें जल के अणु भरे हुए हैं या द्रव के रूप में, यहाँ इसमें जल भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी जो अणु हैं वो H2O के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक अणु अलग है तो दूसरा अणु इस प्रकार अलग होगा। तो ये जो इस प्रकार से पदार्थ है ये भी शुद्ध पदार्थ है, दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं क्योंकि सभी अणु आपस में एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक अंतर आएगा कि यहाँ पर सभी जो परमाणु हैं वो एक हैं इसलिए इसे तत्व, और यहाँ पर ये जो अणु हैं अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं इसलिए इन्हें हम यौगिक के नाम से जानेंगे। तो शुद्ध पदार्थ जो है वो फिर से आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, तत्व और यौगिक। शुद्ध यानी सारे अणु एक जैसे। अगर यहाँ पर इस यौगिक में या इस पदार्थ में हम कुछ अन्य चीजों को मिला दें, जैसे आपने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो यहां पर क्या होगा, अब सारे अणु एक जैसे नहीं है, तो अब ये मिश्रण बन गया। तो शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से या अणुओं से मिलकर बना हो, जैसे सोना, तांबा, जल जो है वो सभी शुद्ध पदार्थ। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें तत्वों और यौगिकों के रूप में बांटा जाता है। आप कह सकते हैं कि एलिमेंट में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और यौगिकों में दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन से मिल करके अणुओं का निर्माण करते हैं और उससे फिर द्रव्य का निर्माण होता है। तो पहला है पॉइंट तत्व। तत्व या एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, यानी ऐसा द्रव्य जिसमें सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के एटम से बना तत्व क्या कहलाएगा, एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर बना हुआ जो द्रव्य है वो तत्व कहलाएगा। द्रव्य का एक प्रकार है तत्व। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी, सोना वगैरह, ये सब जो है वो तत्व के एग्जाम्पल है। वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात है, यानी लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ को इस प्रकार से प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाया गया है। इन्हीं तत्वों के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है, जिसमें हम इन तत्वों के गुणों को पढ़ते हैं और इन तत्वों को धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं में बांटा गया। तो दोस्तों हम हमारे सिलेबस में अलग से धातु, अधातु और उपधातु दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतनी से बात करेंगे कि तत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी डिटेल स्टडी कि धातुओं के बारे में उनकी जो प्रकृति है, रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, या अधातुओं के बारे में विभिन्न जो इस प्रकार की जो उनके लक्षण वगैरह हैं, या उपधातुओं के बारे में, वो सब हम एक अलग से टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से तत्व को देख सकते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ द्रव्य। यौगिक। तो यौगिक का मतलब है दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं की निश्चित अनुपात में संयोजन से जो अणु बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो यौगिक इस प्रकार से क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से जो पदार्थ बनेगा उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें पानी, तो पानी में जो अनुपात है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 में है, और सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन भी 1:1 के ही अनुपात में। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि यौगिकों के गुणधर्म, यानी जब परमाणुओं से यौगिकों का निर्माण होगा तो उनके गुण एकदम से बदल जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि जो सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम साधारण नमक या खाने का नमक भी कह सकते हैं, इसमें सोडियम के अगर आप गुण देखें तो ये अलग है, ये पानी में डालते ही विस्फोट करता है। क्लोरीन भी एक इस तरह से जहरीली गैस है जो कि कीटाणुनाशक वगैरह के रूप में प्रयोग की जाती है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक इस तरह का एक पदार्थ बनाते हैं जो कि इस तरह से खाने में उतना हानिकारक नहीं है। मतलब कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं अधिक नमक खाने के, लेकिन भोजन का एक आवश्यक तत्व बन जाता है। तो जब इस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है जिन तत्वों के परमाणुओं से होगा, तो इनके जो गुण है वो बदल जाते हैं। जैसे अगर आप जल की बात करें तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो इनसे एक ऐसा पदार्थ बनता है जो जो आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ने ये इस तरह से अपने गुण धर्मों को त्याग करके एक नए प्रकार का यौगिक बना लिया। तो यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित संयोजन में मिले होते हैं, तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिकों को एक निश्चित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर आप बात करें
तो अभी हमने बात की जल की, तो जल के लिए हम H2O लिखते हैं, या इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के CO2, अमोनिया के लिए NH3, या इसी तरह से एक से अधिक भी हो सकते हैं, मान लीजिए H2SO4। तो ये सब जो एक सूत्र में व्यक्त किए जा सकते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं, या यौगिकों को एक सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, H2O है, CH4 है। उसके बाद में यौगिक को रासायनिक विधि से इसके घटकों में तोड़ा जा सकता है। तो अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं, इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, तो ये अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। उसके बाद में यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी यौगिकों को भी, कंपाउंड्स को भी हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरे हैं अकार्बनिक यौगिक। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल, ये जो वर्गीकरण है वो क्यों किया गया। देखिए, इस पृथ्वी पर लगभग 118 परमाणु या तत्व ज्ञात है। इन सभी तत्वों में कार्बन एक ऐसा परमाणु है जिसके पास में एक गुण है जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन, और इस श्रृंखलन के गुण के आधार पर कार्बन कार्बन आपस में इस प्रकार से लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेते हैं, और साथ में इस प्रकार से हाइड्रोजन भी इनसे आकर के जुड़ जाते हैं। तो इस श्रृंखलन या श्रृंखला बनाने के गुण के कारण कार्बन इतने अधिक परमाणु, इतने अधिक यौगिक बनाता है जितने कि बाकी सभी तत्व मिलाकर के भी नहीं बना पाते। इसी कारण से कार्बन के जो यौगिक हैं, जो इतनी अधिक मात्रा में, उनको अलग से पढ़ने के लिए रसायन विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक जिसे हम कार्बन के यौगिकों के आधार पर, या एक जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरी बाकी सभी जो तत्व हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो वो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक जो या यौगिक जो है उस प्रकार से कार्बन की इसी गुण के आधार पर दो प्रकार के हो गए, एक तो कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब है इस प्रकार से जीवों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीवित जीवों की संरचना का मुख्य घटक कार्बन ही है। तो कार्बन से जो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जीवों से प्राप्त होते हैं, साथ ही इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि, ये सब कार्बनिक यौगिक है और यही जीवों के प्रमुख घटक होते हैं। तो जीवों का निर्माण जो है वो कार्बनिक यौगिकों से हुआ। इसलिए आप देखिए कि जब भी हम इस प्रकार से जीवित संरचना की कोई बात करते हैं या जीवों से संबंधित कोई संरचना वगैरह के बारे में चर्चा होती है तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे अगर आप जैविक कृषि की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है, इसका मतलब है कि जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से या जीवों के उत्पादों की सहायता से अगर हम कोई कृषि करें तो वो ऑर्गेनिक कृषि हो जाएगी। जैसे अगर हम कृषि में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि रासायनिक तरीके से उर्वरक यूरिया DAP वगैरह उसमें मिला दे। दूसरा ये तरीका है कि उसमें पशुओं की जो खाद है, पशुओं के जो इस तरह से गोबर की जो खाद है उसका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है जिसमें हमने जैव उर्वरक का उपयोग किया, पशुओं के गोबर से उर्वरक बना करके उसका उपयोग किया, तो ये जो कृषि है ये कार्बनिक कृषि हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक आप देख सकते हैं कि जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बंध हो और जो जीवों से प्राप्त होते हो, ऐसे यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। और इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरे प्रकार के कार्बन के अलावा जितने भी अन्य पदार्थ हैं या अन्य यौगिक हैं वो सब अकार्बनिक के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे अन्य स्रोतों से, अजैविक स्रोतों से, जैसे चट्टानों से, खनिजों से प्राप्त जो यौगिक होते हैं उनको हम अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं। नमक, जल आदि सब इसके उदाहरण। उसके बाद में अगला है मिश्रण। मिश्रण के जो अणु हैं वो एक से अधिक प्रकार के होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक द्रव्य है तो उसके अणु जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे एक अणु अलग है, दूसरा इससे अलग है, फिर ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अणुओं का एक संगठन होता है। अब मिश्रण जो है वो इस प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बना द्रव्य है जिसमें घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। तो अगर अनुपात निश्चित नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे शरबत है, अब शरबत में पानी और चीनी का कोई अनुपात निश्चित नहीं है। हवा है, वायु है, इस प्रकार से समुद्री पानी है, धूम्र कोहरा वगैरह, इसमें इस प्रकार से घटकों का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। उसके बाद में इन्हें सरल भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधियों से जैसे गर्म कर दिए या इसी प्रकार से अन्य प्रक्रिया से छान लिया, तो ये सब तरीकों से मिश्रण अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। इन्हें रासायनिक सूत्र द्वारा विघटित या रासायनिक प्रक्रिया इसमें केमिकल फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता। किसी मिश्रण का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि इसमें
कोई एक संगठन नहीं। अब घटकों की प्रकृति के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा होगा विषमांगी। समांगी का अर्थ है सभी जगह पर मिश्रण की जो संरचना है वो समान है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक कंटेनर ले और उसमें जल भर दें और उसमें थोड़ी सी इस तरह से चीनी मिला दे, चीनी के अणु मिला दे, तो आप देखेंगे कि ये पानी जो है वो इस तरह से मीठा हो जाएगा। और इस मीठे पानी को अगर आप कहीं से भी टेस्ट करें तो पानी का स्वाद जो है वो मीठा ही रहेगा, उसमें स्वीट का ही टेस्ट आएगा। और अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो आपको कहीं से भी अलग से इस प्रकार से कोई अणु अलग नहीं दिखेंगे। चीनी घुल जानी चाहिए वो अलग बात है, अगर चीनी घुल जाएगी उसके बाद में इस तरह से आप देखेंगे तो सभी जगह पर ये मिश्रण जो है वो आपको समान रूप से दिखाई देगा। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर आप पानी में रेत मिला दें तो रेत जो है वो इस प्रकार से हल्के कण जो है वो ऊपर दिखेंगे और रेत के जो भारी कण है वो पानी के तल में दिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस मिश्रण का जो संगठन है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं होगा, इस कारण इसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी और विषमांगी दो प्रकार है मिश्रण के। तो मिश्रणों का संगठन अगर पूरे मिश्रण में सब जगह समान है तो इस ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे जल में चीनी, नमक या इस तरह से जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं वो सब समांगी मिश्रण है। इन्हें वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। विलयन का मतलब है कि इस प्रकार से विलय और विलायक से मिलकर के विलयन का निर्माण होता है। विलय यानी जो कम मात्रा में है जो घुलते हैं, और विलायक जो इस प्रकार से अधिक मात्रा में है और जो विलय को घोलते हैं। तो इन दोनों के मिलने से विलयन बनता है। तो यहां पर इस प्रकार से जैसे हम जल में चीनी घोल रहे हैं तो उसमें चीनी विलय है और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। दूसरे प्रकार का मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब जिसमें संगठन जो है मिश्रणों का संगठन पूरे मिश्रण में एक जैसा नहीं होता है। अब इनके भौतिक घटकों को स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे आप पानी में अगर मिट्टी मिला देंगे, जो है रेत मिला देंगे, तो इसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग जगह पर उसका संगठन अलग अलग है। जैसे वायु में धूल के कण हैं या जल में तेल अगर मिलाएंगे तो वो भी इस प्रकार से वास्तविक विलयन नहीं बनेगा। जल में अगर रेत मिला देंगे तो भी इस प्रकार से एक विषमांगी मिश्रण का ही निर्माण होगा। देखिए ये अब इस प्रकार से कुछ पॉइंट हो गए हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात कर, या फिर से इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। द्रव्य जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन कणों को हम अणु कहेंगे, और अणुओं को और तोड़ें तो परमाणु। यानी परमाणुओं के मिलने से अणु और अणुओं के मिलने से द्रव्य बनता है। अगर एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिले तो ऐसे अणुओं को हम सम अणु कहेंगे, और सम अणु से जो द्रव्य बनेगा उसे हम तत्व कहेंगे। तो सम अणु का मतलब है जिसमें एक ही प्रकार के अणु हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के अगर H2O का अणु बनाते हैं तो ऐसे अणु सम अणु कहलाएंगे, और उनसे जो द्रव्य बनेगा उसे हम तत्व कहेंगे। अब अगर अलग अलग परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो ऐसे अणुओं को हम विषम अणु कहेंगे। अब अगर ये परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन कर रहे हैं, यानी अगर परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के अणुओं के मिलने से जो द्रव्य बनेगा उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे NH3 H2O है, तो इसमें आप देखेंगे कि परमाणुओं का जो अनुपात है, मिलने का जो अनुपात है वो निश्चित है। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में ना मिलकर के किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं तो इससे मिश्रण का निर्माण होता है। तो मिक्सचर, या आप कहें इस प्रकार से द्रव्य का जो तीसरा जो प्रकार है वो है मिक्सचर, जिसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। यानी इसमें संयोजित होने वाले जो परमाणु हैं उनका आपस में कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। तो द्रव्य को इस प्रकार से तत्व, यौगिक और मिश्रण तीन रूपों में हम देख सकते हैं। तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे लेकिन निश्चित अनुपात में मिले होंगे, और यहां पर इस प्रकार से दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु तो होंगे लेकिन उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। यौगिकों को सूत्र से भी लिखा जाता है, मिश्रण के लिए कोई सूत्र नहीं होता है क्योंकि संगठन एक जैसा नहीं है। तो ये इस प्रकार से तत्वों के जो प्रकार हैं वो यहां पर देख सकते हैं।
सॉरी, द्रव्य के रासायनिक प्रकार हैं। अब द्रव्य के कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे द्रव्य को लेकर के कुछ परिभाषाएं दी जाती है, जैसे गलनांक, क्वथनांक, या इसी तरह से संघनन वगैरह, उद्रपातन वगैरह की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही इजी से कुछ पॉइंट्स हैं। कई बार जो है इस तरह से परिभाषाओं के तौर पर या 3 मार्कर्स में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती, तो उन पे बात करते हैं। चलिए, जैसे द्रव की एक अवस्था जो है वो है ठोस। गलनांक आगे पहले से। द्रव की एक अवस्था है जिसे हम कह रहे हैं ठोस, सॉलिड। सॉलिड में अणु जो है वो बहुत पास पास में होते हैं, तो ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा ग्रहण करके इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये दूर दूर हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है। तो ऊर्जा देने पर पदार्थ का तापमान बढ़ता है, और जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम गलन। गलना या गलन, गलन का मतलब होता है ठोस अवस्था का द्रव में बदलना, गलन कहलाता है। और तापमान के जिस बिंदु पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम गलनांक कहते हैं। जैसे अगर हम बर्फ के लिए बात करें तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो पानी में बदल जाती है। अब अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो एक निश्चित तापमान पर पानी जो है या जो द्रव है वो इस प्रकार से गैस में बदल जाएगा, यानी अणु जो है वो और दूर दूर हो जाएंगे। पहले यहां पर दूर हो गए थे, फिर उसके बाद में गैस में आते आते ये और दूर हो गए। तो वो तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यहां पर इस प्रकार से द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन। तो एक प्रक्रिया हो गई कि ठोस का द्रव में बदलना गलन, और उस जिस बिंदु पर, जिस तापमान की जिस बिंदु पर यह प्रक्रिया होती है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और द्रव जिस तापमान पर गैस में बदलता है उसे क्वथनांक, और इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, सामान्य परिस्थितियों में 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है। और भाप या वाष्प जो है वो गैसीय रूप है, या आप कहें कि जल का एक गैसीय रूप है। अब दोस्तों देखिए, ऊष्मा या ऊर्जा लेकर के ठोस द्रव में, और द्रव जो है वो गैस में बदल जाते हैं। यानी आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो ऊष्मा है अणुओं के पास में, जो ऊर्जा है वो गैसों में है, और सबसे कम जो है वो ठोसों में है। अगर आप ऊष्मा देंगे तो अणु दूर दूर होंगे, और इससे पहले द्रव और फिर उसके बाद में गैस अवस्था आ जाएगी। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनको अगर आप गर्म करें तो वो सीधे ठोस से इस प्रकार से गैस में बदल जाएंगे। यानी ठोस पदार्थों को गर्म करेंगे तो सीधा वो गैस में बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम उदर्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। उदर्वपातन, ऊर्ध्वपातन या इस तरह से सब्लिमेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदल जाता है। तो ये इस प्रकार से द्रव या द्रव्य के कुछ इस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल। अब इनको परिभाषाओं के तौर पर एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें दी गई। चलिए, तो पहला पॉइंट आता है गलनांक। तो साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है इसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। बर्फ के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो पॉइंट है वो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो तापमान बिंदु जिस पर द्रव जो है वाष्प में बदल जाता है वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। या उबलना शुरू कर देता है, उबलने का मतलब है वाष्प में बदलना, ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में सघनन, जैसे ठोस जो है वो द्रव में बदलता है और द्रव जो है वो इस प्रकार से गैस में, इसको हम
गलन कहेंगे और इसे हम इस प्रकार से वाष्पन कहेंगे। लेकिन अगर हम गैस को ठंडा करें तो ये वापस द्रव में बदल जाती है, इसे हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और द्रव जब इस प्रकार से वापस ठोस में बदलता है तो इसे हम जमना या इस प्रकार से जमन कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं जिस तापमान पर ये होता है उसे आप जमाव बिंदु भी कह सकते हैं, या इसी को हिमांक बिंदु भी कह सकते हैं। गैस जिस तापमान पर द्रव में बदलेगी उसे हम संघनन बिंदु कहते हैं, संघनन बिंदु। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं द्रव की अलग अलग अवस्थाओं से संबंधित। तो संघनन क्या है? द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाएगा। इसके बहुत फेमस एग्जांपल आपने देखे होंगे कि जब भी आप किसी ग्लास वगैरह में कोई ठंडा पानी या इस तरह से बर्फ वगैरह डालेंगे तो ग्लास के बाहर इस तरह से जल की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती है। ये जल की छोटी छोटी बूंदें जो है वो बेसिकली वातावरण से आई। वातावरण में जो जल वाष्प है, जब उसको बहुत कम तापमान मिलेगा तो वो द्रव में बदल जाएगी और द्रव की इन बूंदों के रूप में यहां पर इस प्रकार से जमा हो जाएगी। तो ये एक संघनन का उदाहरण है। इसी तरह जैसे ओस का गिरना, तो वायुमंडल में जो इस प्रकार जलवाष्प है, जब इस प्रकार से रात को कभी ठंड वगैरह पड़ती है, तापमान कम हो जाता है, तो ये जलवाष्प जो है वो द्रव की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है और लिक्विड की ये बूंदें किसी सतह पर, पत्तियों वगैरह पर दिखाई देती हैं और इसी को हम ओस कहते हैं। तो ओस का बनना इसी संघनन की वजह से होता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जो सब्लिमेशन है उसका मतलब है अगर ठोस को हम गर्म करें तो सीधा वो गैस में बदल जाए तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर वगैरह के जो पदार्थ हैं वो इस अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सभी को एक साथ अगर आप देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। इसी तरह से द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाएगा। द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाएगा और गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। यानी अगर वाष्प जो है वो द्रव में बदल जाए तो ये संघनन कहलाएगा। इसी तरह से ठोस से गैस का बनना, यानी ठोस को गर्म करे वो सीधा ही गैस में बदल जाए तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके कुछ पॉइंट्स जो इसमें डिस्कस किए गए हैं वो समझ आए होंगे। अगले पॉइंट में हम द्रव्य की कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।